हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा था, फिर उसके बाद मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ा था, और फिर उसके बाद दी हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 2 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग दी नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दी नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। दी नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. नॉर्दर्न प्लेन तीन मेजर रिवर सिस्टम और उनकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। ये तीन रिवर सिस्टम हैं इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये प्लेन एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. हिमालय के फुटहिल्स में जलोढ़ का डिपोजिशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है, तभी जाकर ये मैदान इतना फर्टाइल है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. नॉर्दर्न प्लेन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। The plain, being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, is a densely populated physiographic division. ये प्लेन 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब इस क्षेत्र में बहुत लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। विद अ रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally
अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन में सॉइल फर्टाइल है और यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं और यहाँ की जलवायु भी कृषि के लिए अनुकूल है। इसीलिए ये भारत का मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. हमने पिछले लेक्चर में माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। उन नॉर्दर्न माउंटेन्स से जो नदियां बहती हैं, वो इन क्षेत्रों में सिल्ट डिपॉजिट करती हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये नदियां डिपोजिशनल वर्क करती हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. नदी का अपने लोअर कोर्स में यानी अपने निचले भाग में, यानी कि जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है तब उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से वो बहुत सिल्ट डिपॉजिट करती है। जब डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है तो कभी-कभी नदी के बीच में आइलैंड्स बन जाता है, जिसे रिवरिन आइलैंड कहते हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर is the largest inhabited riverine island in the world. ब्रह्मपुत्र रिवर में माजुली एक रिवरिन आइलैंड है और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है जहां लोग रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है। The rivers, in their lower course, split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. अपने लोअर कोर्स में नदी जब सिल्ट डिपॉजिट करती है, तब कभी-कभी ये सिल्ट डिपॉजिशन इतना अधिक हो जाता है कि नदी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में टूट जाती है। इन्हीं स्ट्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। देखिए, जब मेन रिवर में कोई नदी जाकर मिले तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं और जब मेन रिवर से कोई स्ट्रीम बाहर निकल जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। The northern plain is broadly divided into three sections. नॉर्दर्न प्लेन को ब्रॉडली तीन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इसको समझते हैं। देखिए, ये आपका वेस्ट है और इधर आपका ईस्ट है। तो वेस्ट में है आपका पंजाब प्लेन्स, फिर घग्गर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है आपका गंगा प्लेन्स और ईस्ट में है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन, ये हो गया दूसरा सेक्शन,
और ये हो गया तीसरा सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन्स कहते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। Formed by the Indus and its tributaries, the larger part of this plain lies in Pakistan. पंजाब प्लेन्स आपके इंदस यानी सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा बना है। पंजाब प्लेन्स का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas, and the Satluj originate in the Himalaya. इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सभी रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। पंजाब प्लेन्स दोआब से डोमिनेटेड है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीनिंग फाइव एंड आब मीनिंग वाटर। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो यानी टू और आब का मतलब है पानी, यानी दो नदियों का पानी। ऐसे ही पंजाब में पंज मतलब पांच और आब मतलब पानी, यानी पांच नदियों का पानी। देखिए, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। मान लीजिए ये एक नदी है और ये एक नदी है। इसके बीच के भाग को, इसके बीच के भूमि को इस नदी का भी पानी मिल रहा है और इस नदी का भी पानी मिल रहा है। ये भूमि बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी और यहां एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो पाएगी। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी। ये आपका रिवर ए है और ये आपका रिवर बी है। दी गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा प्लेन घग्गर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में फैला है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा प्लेन नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ भाग में तथा वेस्ट बंगाल में फैला है। ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। इन द ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम, लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ईस्ट में मेनली असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। The northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. It is not true.
These vast plains also have diverse relief features. ऐसा माना जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के रिलीफ फीचर्स में कोई वेरिएशन नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स एक सपाट मैदान है, लेकिन ये सच नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स के रिलीफ फीचर्स में भी काफी वेरिएशन है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. इन रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। पहला रीजन है आपका भाबर का, दूसरा है तेराई का, थर्ड रीजन है आपका भांगर का, और फोर्थ रीजन है आपका खादर का। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। देखिए, रिवर्स माउंटेन्स को इरोड करते हुए चलती है और माउंटेन्स के स्टीप स्लोप्स के कारण इनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। तो ये अपने साथ उन इरोडेड मटेरियल को साथ में लेकर चलती है, और जैसे ही ये माउंटेन से नीचे उतरती है, इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। उसके वजह से अपने साथ लेकर चल रहे बड़े पत्थरों को ये वहीं डिपॉजिट कर देती हैं, क्योंकि नदी के पास उतनी स्पीड अब नहीं है जिससे वो इन बड़े पत्थरों को अपने साथ लेकर चल सके। देखिए, नदी की स्पीड अभी भी तेज है, लेकिन माउंटेन्स के स्टीप स्लोप्स की तुलना में कम है। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि शिवालिक सबसे आउटर रेंज है, तो शिवालिक के स्लोप के पैरेलल ये नदियां इन पेबल्स को डिपॉजिट करने लगती हैं, जिससे 8 से 16 किलोमीटर का एक नैरो बेल्ट बन जाता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इट इज नोन एज भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। इसे ही भाबर बेल्ट बोलते हैं। देखिए, जब पेबल्स जमा होते हैं तो इनकी पोरोसिटी ज्यादा होती है। इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पेबल्स ऐसे आकर जमा हो रहे हैं, तो यहां पर इनकी पोरोसिटी ज्यादा होती है। तो इनकी पोरोसिटी ज्यादा होने के कारण जो वाटर स्ट्रीम यहां से बहती है, वो यहां से रिस रिस कर नीचे की ओर चली जाती है, जिसकी वजह से वाटर स्ट्रीम यहां पर डिसअपियर हो जाता है और ये वाटर स्ट्रीम सरफेस के नीचे बह रहा होता है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तेराई। इस भाबर बेल्ट के साउथ में ये वाटर स्ट्रीम्स, ये नदियां फिर से री एमर्ज हो जाती हैं और वहां पर एक वेट, मार्शी और स्वैम्पी रीजन बनाती हैं, जिसे तेराई कहते हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक टाइम पे इन तेरई के रीजन में
थिक फॉरेस्ट हुआ करता था जो कि फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ था, मतलब वन्य प्राणी रहा करते थे। ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। द फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए माइग्रेंट्स के लिए और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए इन जंगलों को साफ किया गया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। अब हम लोग भांगड़ और खादड़ को समझते हैं। मान लीजिए ये एक नदी बह रही है। मॉनसून के टाइम पर या फिर इस नदी में पानी ज्यादा होने के कारण इस नदी का पानी यहां तक फैल जाता है। तो इस क्षेत्र को, इस नदी का फ्लड प्लेन कहेंगे। फिर मॉनसून खत्म होने के बाद या फिर इस नदी का पानी नॉर्मल होने के बाद नदी वापस अपने पाथ पर आ जाएगी, लेकिन इस फ्लड प्लेन पर जो एलुवियल डिपॉजिट्स हुआ था वो यहीं पर रह जाएगा। इस नए एलुवियल डिपॉजिट को खादर कहते हैं। हर साल मॉनसून के टाइम पर या फिर जब इस नदी का पानी फैलेगा, ये नदी नए नए एलुवियल यहां पर डिपॉजिट करती जाएगी, जिसके वजह से इस क्षेत्र की फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसी रीजन को खादर कहा जाता है। देखिए, समय बीतने के साथ मान लीजिए इस नदी का कोर्स चेंज हो जाता है या फिर इस नदी का फ्लड प्लेन छोटा हो जाता है। ये आपका ओल्ड फ्लड प्लेन था, जहां पर पहले नदी का पानी जहां तक फैलता था। अब नदी का नया फ्लड प्लेन ये है। ये आपका न्यू फ्लड प्लेन है। ये नदी का न्यू फ्लड प्लेन है। अब नदी का पानी यहीं तक फैल पाता है। तो नदी अपना एलुवियल डिपॉजिट अब यहीं पे करती है। तो ये जो नया एलुवियल डिपॉजिट यहां पर हो रहा है, यही है आपका खादर। और ओल्ड फ्लड प्लेन में जो एलुवियल डिपॉजिट हुआ था वो अब रिन्यू नहीं हो पाता। इसके वजह से इसकी फर्टिलिटी अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। तो इसी रीजन को भांगड़ रीजन कहा जाता है, क्योंकि इस सॉइल में अब कैल्सरस डिपॉजिट्स आ गए हैं और इसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये आपका ओल्ड फ्लड प्लेन है और यहां का एलुवियल डिपॉजिट का फर्टिलिटी एकदम खत्म हो गया है। तो इसी रीजन को भांगड़ रीजन कहते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। नॉर्दर्न प्लेन का एक बहुत बड़ा भाग ओल्डर एलुवियम यानी पुरानी जलोढ़ का बना है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। इट लाइज above the plains of the rivers and presents a terrace-like feature. This part is known as भांगड़। रिवर के फ्लड प्लेन के ऊपर टेरेस लाइक फीचर होता है, उसे ही भांगड़ कहा जाता है। वे नदियों के बाढ़ आने वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगड़ के नाम से जाना जाता है। द सॉइल इन दिस रीजन contains calcareous deposits, locally known as कंकड़। इस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है और इसमें कैल्सरस डिपॉजिट्स यानी
चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें लोकली कंकड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। The newer, younger deposits of the flood plains are called खादर। फ्लड प्लेन में जो नए डिपॉजिट्स होते हैं उसे खादर कहा जाता है। बाढ़ आने वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, thus आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये एलुवियल डिपॉजिट्स हर साल रिन्यू होते हैं, जिससे इनकी फर्टिलिटी बनी रहती है, इसलिए यहां अच्छे से इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो पाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। यहां पर मैं आपको इन चारों रीजन्स के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को दिखा देता हूं। यह आपका हिमालयाज है। हिमालय से जब नदियां बहती हैं तो वो एरोड करते हुए चलती है। फिर माउंटेन स्लोप से नीचे उतरने के बाद जब नदी की स्पीड थोड़ी कम होती है तो वो इन पेबल्स को वहां पर डिपॉजिट कर देती है और यहीं पे आपका बनता है भाबर बेल्ट। ये आपका पहला रीजन हो गया। भाबर के जस्ट बाद आपका बनता है तेराई रीजन। ये आपका दूसरा रीजन हो गया। फिर मान लीजिए यहां पर नदी बह रही है, ये आपकी रिवर वैली है। ये आपका ओल्ड फ्लड प्लेन है, जहां पर कभी एलुवियल डिपॉजिट्स हुआ करता था, लेकिन नदी का फ्लड प्लेन अब चेंज हो गया है और यहां पर अब एलुवियल डिपॉजिट्स नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां की मिट्टी ने अपनी फर्टिलिटी खो दी है। तो इसी रीजन को भांगड़ कहा जाता है। यह आपका थर्ड रीजन हो गया। अब इस नदी का नया फ्लड प्लेन है ये, जहां पर नदी हर साल एलुवियल डिपॉजिट्स करती है, तो इसके वजह से इस रीजन की फर्टिलिटी अभी भी मौजूद है। इसी रीजन को खादर कहा जाता है। यह आपका चौथा रीजन हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।